चलिए तो एक्चुअली मैंने ये चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू जो इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, स्टार्ट तो कर दिया था काफी पहले, लेकिन एक ही लेक्चर के बाद ये चैप्टर रुक गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को भी जल्दी ही निपटा दिया जाए। तो ये चैप्टर क्या है कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं आज बस जो मैंने एक बार पढ़ाया था एक क्लास लेकर, उसी को आज रिकैप करूंगा, देन कंटिन्यू करेंगे कल इसको। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है ना कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया इन्वायरमेंट क्या होता है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। इश्यूज जब भी हम बात करते हैं तो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, लेकिन इन जनरल इश्यूज को निगेटिव मैनर में लिया जाता है कि प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर प्रॉब्लम हमने ही क्रिएट किया है, हमने हमारे लिए ही क्रिएट किया है और हमने ही क्रिएट किया है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें इस प्रॉब्लम को समझना होगा, प्रॉब्लम के काउज को समझना होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुआ, इसका काउज क्या है। देन हमें कोई ना कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यही जो चैप्टर है, इसी में एनवायरमेंटल इशू में यही सारी बातें पढ़ाई जाती है। और ये जो बेसिकली हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, दैट प्रॉब्लम्स इज बेसिकली पॉल्यूशन। आपको मैंने पॉल्यूशन का बेस्ट डेफिनेशन बताया था। मैंने कहा था कि आपके जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो पूरा अर्थ है, जो बायोस्फीयर है, इसमें 3 पार्ट है। एक है एयर वाला पार्ट एटमॉस्फेयर, एक है पानी वाला पार्ट हाइड्रोस्फीयर, और एक है लैंड वाला पार्ट लिथोस्फीयर। यदि किसी भी प्रकार से एयर की, सॉइल की या वाटर की क्वालिटी चेंज हो जाए किसी भी प्रकार से, और वो क्वालिटी पॉजिटिव मैनर में चेंज ना हो, पॉजिटिव मैनर में हो तो अच्छी बात है, तो वो पॉल्यूशन नहीं है। ये चेंज जो है निगेटिव मैनर में हो जाए, अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसी चेंज को हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब वो चेंज हमारे सॉइल, एयर और वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। इसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं ना। ये पॉल्यूशन जैसे जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉल्यूशन 3 अलग-अलग हाइड्रोस्फीयर के और एटमॉस्फेयर के और लिथोस्फीयर में हो सकता है, मतलब बायोस्फीयर के 3 अलग-अलग पार्ट में हो सकता है। तो इसीलिए हमने पॉल्यूशन को 3 अलग-अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके सिलेबस में एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में और लैंड पॉल्यूशन का थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तो हम उतना ही डील करेंगे। बच्चों मैं बता दूं, स्टार्टिंग फेज में नॉइज पॉल्यूशन को एक अलग टाइप का पॉल्यूशन माना जाता था, नॉइज पॉल्यूशन, जिसको साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। बाद में पता चला कि नॉइज पॉल्यूशन से बेसिकली हमारे एयर की क्वालिटी में प्रभाव आता है, तो बाद में नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन में ही कंसीडर कर लिया गया। अदरवाइज उससे पहले नॉइज पॉल्यूशन को हम एक अलग सेपरेट कैटेगरी से पढ़ते थे। नाउ what are the factors which are responsible for these undesirable change in the atmosphere, hydrosphere or lithosphere? Basically these factors are sometimes natural also and sometimes many times man made। ये कोई भी इंसान के द्वारा, इंसान का कोई कंपोनेंट, इंसान के द्वारा बनाया गया कोई कंपोनेंट ऐसा है जो हमारे नेचर में अनडिजायरेबल चेंज ला रहा है, और इसी फैक्टर्स को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। आम भाषा में पोल्यूटेंट क्या हो सकता है? आम भाषा में पोल्यूटेंट को हम कह सकते हैं पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। बच्चे ये पोल्यूटेंट 2 प्रकार का होता है। अब देखो पोल्यूटेंट का मैं कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, और एक कैटेगरी में कई प्रकार के पोल्यूटेंट अभी बताऊंगा। अलग-अलग कैटेगरी पे अलग-अलग टाइप का पोल्यूटेंट है, ठीक है? अलग-अलग बेसिस पे अलग-अलग कैटेगरी के पोल्यूटेंट है। फर्स्ट वन कि जो पोल्यूटेंट है, अगर नेचर में आया और नेचर को प्रभावित भी किया, उसके बाद उस पोल्यूटेंट को हमारे नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब उसको डिकम्पोज कर दे। अगर ऐसा कोई पोल्यूटेंट है तो वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब बायोलॉजिकल एजेंट, बैक्टीरिया, फंजाई। बायो डिग्रेडेबल, डिग्रेड का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन। ऐसा पोल्यूटेंट जिसका बायोलॉजिकली मतलब बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा डिग्रेडेशन पॉसिबल है, मतलब डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, ऐसे पोल्यूटेंट को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जैसे पेपर है, कहते हैं ना कि प्लास्टिक्स मत यूज कीजिए, पेपर यूज कीजिए। कहते हैं ना कि प्लास्टिक्स का बैग मत यूज कीजिए, कपड़े का, क्लॉथ का बैग यूज कीजिए, क्योंकि ये सब बायोडिग्रेडेबल है। कहते हैं कि ज्यादा कांच वगैरह मत यूज कीजिए, फर्नीचर के लिए ज्यादा लकड़ी यूज कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए और ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर में लकड़ियां यूज कीजिए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। जब कल को आपका दरवाजा खराब हो जाएगा तो आप उसको फेंकेंगे तो लंबे समय के बाद वो डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आयरन का है, एल्यूमिनियम का है, वो कभी डिग्रेड नहीं होगा, कभी नहीं होगा डिग्रेड। एक बार नेचर में आया फिर कभी डिग्रेड नहीं होगा, आपने बना लिया तो डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन काउज करेगा। जहाँ पे भी मिट्टी में फेंकोगे वहाँ की फर्टिलिटी मिट्टी की घट जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि लकड़ी फेंकोगे तो लकड़ी लंबे समय बाद वहाँ पे डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा और बाद में वो मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह कुछ ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है और कुछ ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा। मतलब बायोलॉजिकली जिसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा एल्यूमिनियम का पैक्स, जैसे एल्यूमिनियम के कोई चीज आपने बनाया या आयरन का बनाया, ग्लास का बनाया, ये सब। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें आप जो यूज करते हो, जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड आप यूज करते हो, डीडीटी यूज करते हो या पेस्टिसाइड्स। पता है ये सब ना नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। एक बार डीडीटी स्प्रे कर दो ना तो फिर वो डिग्रेड नहीं होता है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्यों ज्यादा खतरनाक है। डिग्रेड तो होता नहीं है, एक बार नेचर में आया तो जहां आया वहां हमेशा के लिए तबाही मचाएगा और बहुत लंबे समय तक के लिए एटलीस्ट तबाही मचाएगा। तो इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है नेचर में, आएगा तो पोल्यूशन करता ही रहेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टिक्स मत यूज कीजिए, पेपर यूज कीजिए। लेकिन भाई ये चीजें हम आप नहीं कर सकते, हम आप बहुत लिमिटेड वे में कर सकते हैं। क्यों? अगर हमारे पास पेपर की, क्लॉथ की ज्यादा कैरी बैग अवेलेबल ही ना हो तो मजबूरी होगी कि हम प्लास्टिक यूज करें। और अगर हमारे पास पेपर की, क्लॉथ की ज्यादा से ज्यादा कैरी बैग्स वगैरह हो तो हम प्लास्टिक ऑटोमेटिकली यूज करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस तो हो पहले, क्योंकि यूज तो करना ही पड़ेगा आज के डेली लाइफ में। तो ये चीजें सरकार को ध्यान देनी चाहिए, केवल प्लास्टिक बैन कर देने से नहीं होगा। अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में सच में थोड़ा सीरियसनेस है तो आप प्लास्टिक केवल बंद मत करो, प्लास्टिक बंद करने के साथ साथ आप अल्टरनेटिव जैसे कपड़ों के थैले बनवा कर बंटवाओ पब्लिक के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट, पेपर के थैले बनवा के बंटवाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोग उसको एक बार यूज करके समझेंगे, बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवाना बंद कर देना, बाद में चार्जेस लगा देना। तो लोग एक बार समझ तो जाएं कि हाँ प्लास्टिक्स के बैग्स का ये रिप्लेसमेंट है, बढ़िया रिप्लेसमेंट है। अभी तो आप कर क्या रहे हो कि मॉल में आपने प्लास्टिक बंद तो कर दिया। अब मॉल में लोग पहले प्लास्टिक सस्ता मिलता था, अब जो थैली बनती है इस कपड़े की, उसका 7-8 रुपए एक थैली का ले लेते हैं मॉल वाले। तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो घर से अपना प्लास्टिक लेके जाते हैं, जो उनके घर में पहले से प्लास्टिक है, या इधर उधर से प्लास्टिक ले आते हैं। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप हर मॉल में, हर जगह पर घर घर पब्लिक को पेपर का और क्लोथ्स का कैरी बैग बंटवा दो और उसको बोलो आप ये यूज करो। एक बार लोग यूज कर लेंगे, एक आध बार, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये बढ़िया है, तो पॉल्यूशन भी घटेगा। लोगों को उस पॉल्यूशन के घटने का फायदा भी बताइए, तो देखिए कैसे कंट्रोल होता है। तो चीजें सरकार चलाने से ऐसा नहीं होता है। सरकार में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तब सरकार बढ़िया से चलती है, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को वहां पहुंचने की जरूरत है, साइंटिफिक लोगों को पहुंचने की जरूरत है। एटलीस्ट पर्यावरण से रिलेटेड, एटलीस्ट बायोलॉजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजों पर सरकार को टिप्पणी करने आता ही नहीं है। अभी देखिए कोरोना में कितना त्राहिमाम मच गया, साइंटिफिक लोग बैठे रहते तो ऐसे थोड़ी होता है थाली पिटवा रहे हैं, ऐसे थोड़ी, ऐसे कोरोना कंट्रोल होता है क्या? थाली पिटवाने से कोरोना कंट्रोल होता है? कई लोग तो छाती पिट रहे थे बाद में, जो थाली पिट रहे थे, तो उनको बाद में एहसास हो गया होगा कि थाली पिटा, बाद में छाती पिट रहे हैं क्योंकि उनके घर वाले कोई गुजर गए। तो ऐसे नहीं होता है, बायोलॉजिकली कंट्रोल करना है तो थोड़ा साइंटिफिक लोगों को बैठाइए वहां पे। नहीं बैठाते हैं सरकार में साइंटिफिक लोगों को, तो साइंटिफिक लोगों का सजेशंस लीजिए, उनकी बातों को मानिए। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से मान रहे हैं अंदर अंदर गलिया रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेटर ये है कि आप उसको लॉ से, आप उसको कानून से बंद कीजिए, कानूनी तरीके से उसका यूज बंद कीजिए। और केवल बंद करने से नहीं होगा, उसका अल्टरनेटिव भी निकालिए। यही बात आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का दो तरीका आपके पास। सच सब्सटेंसेस शुड बी बैंड बाय लॉ, लॉ कानून बनाकर उसको बैन कर दीजिए, पहला। और केवल बैन करने से नहीं होगा, यूजिंग देयर अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस,
या तो अगर उसका कोई अल्टरनेटिव सब्सटेंस है तो वो स्टार्ट करवाइए, या नहीं तो अगर कोई ऐसा पोल्यूटेंट जो पोल्यूशन काउज करा रहा है उसका रिसाइकलिंग पॉसिबल है, ऐसा तो बायोडिग्रेडेबल का ही हो सकता है, या फिर अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका रिसाइकलिंग पॉसिबल है तो उसको रिसाइकलिंग कराइए। जैसे कि मान लिया जाए इन्वायरमेंट में आपने प्लास्टिक के 10 बोतल बनाए, ठीक है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो एक काम कीजिए, लोगों को ऐसा मत बोलिए कि प्लास्टिक आपने बोतल पिया और उसके बाद उसको फेंक दिया गंदों में और फिर दोबारा नया प्लास्टिक का बोतल बना के वाटर सप्लाई किया जा रहा है, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप क्या कीजिए, लोगों को बोलिए अगर आप 10 रुपए का प्लास्टिक का बोतल में पानी खरीद रहे हैं पीने के लिए, तो आप अगर ये खाली बोतल बेचेंगे तो आपका एक खाली बोतल 3 रुपए में सरकार खरीदेगी। ये पूरा का पूरा एकदम एक इनिशिएटिव चलना चाहिए। अभी तो सरकार इस पे बहुत बड़ा स्टेप उठा ही नहीं रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है, मैं आपको आगे बताऊंगा सब बात। एनजीओ ये सब स्टेप उठा रही है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ से सीखना चाहिए, क्योंकि एनजीओ में ज्यादातर साइंटिफिक लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये अंधभक्त लोग नहीं होते हैं, उधर उधर पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो इससे लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि एनजीओ क्या करती है कि ये कचरा वाला बोतल भी 3 रुपए में खरीद के ले जाती है, क्यों लेके जाती है, उनको पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ठीक है, अगर लोगों ने क्या किया, अभी जैसे मान लो कि ये मेरे पास बोतल है, ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास बोतल है और 10 दिनों में यूज करूंगा, फिर मेरा इस बोतल से मन भर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये बोतल पानी पीने लायक नहीं होगा, इस बोतल को थोड़ा सा रिफ्रेश करवाने की जरूरत है, फिर मेरा भी मन नहीं भरेगा इससे, तो मैं क्या करूं इस बोतल को, या फिर मान लो इसका कवर ब्रेक हो गया या कहीं पे कुछ ऐसा कट लग गया, तो इसको फेंकना नहीं है, इसको फेंकना नहीं है, इसको हम घर में एक स्टोर रूम बनाए, वहां पर इसको स्टोर करें। उससे क्या होगा कि ऐसे कई सारे बोतलें हमारे घर में जब स्टोर हो जाएगा, तो आएगा वो जो इसको खरीदने वाला ऑर्गेनाइजेशन के टीम होंगे, वो आएंगे और हम उनको बाकायदा इस बोतल का जो प्राइस लगेगा उसको बेच देंगे, पैसा भी होंगे। दूसरा, अब वो क्या करेंगे, इसको भेजेंगे दोबारा फैक्ट्री में और वो कोशिश करेंगे कि क्या ये दोबारा यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसको अगर मिट्टी में फेंक देते, पीछे उधर खेत है, खेत में फेंक देते, अभी कितना बड़ा गेहूं होगा, फिर वो भी नहीं उगता, क्योंकि ऐसे 10 प्लास्टिक फेंक दें तो उसकी फर्टिलिटी घट जाएगी। तो उधर नहीं फेंकना है इसको, इसको भिजवाना है फैक्ट्री में, ताकि वो रिसाइकल करवा पाए इसका। और अगर रिसाइकल पॉसिबल नहीं होगा, वहां इसको एक गला फैला के मोर मार के फिर प्लास्टिक को एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब उससे नया बोतल बना देंगे। लेकिन हम इधर उधर फेंकेंगे तो ये पोल्यूशन काउज करेगा। दैट मीन्स कि आप इसका या तो रिसाइकलिंग कराइए, अल्टरनेटिव ढूंढिए, ऐसा नहीं होगा कि केवल आप बैन कर दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आप बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का मतलब समझ चुके होंगे। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में और भी खतरनाक खतरनाक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, जैसे बताया डीडीटी वगैरह, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। इसके अलावा मरकरी कंपाउंड, मरकरी के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब खतरनाक होते हैं। पता है पहले आता था मरकरी, याद करो जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे, इस टाइप का गोल वाला मरकरी, याद है, इस टाइप से लंबा लंबा। अब वो बंद हो गया है, ऑलमोस्ट बंद हो गया है। अब ना इस टाइप का नहीं आता, आप देखे होंगे कि ये चौड़े टाइप का आता है और उसके अंदर मटेरियल अलग होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सॉरी बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब उसमें ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट नहीं है। और उस चीज को रिप्लेस करने के लिए एलईडी बल्ब भी चलाया गया। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये मरकरी कंपाउंड भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, इसको एक बार फेंक दिया जाता था, फिर जहाँ पे वहां पे वो हमेशा के लिए पोल्यूशन काउज करता था। आयरन का कंपाउंड, मैं बार बार कहता हूँ कि आयरन का कंपाउंड बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करना चाहिए। लोग वाग आयरन के कंपाउंड को प्रीफर करते हैं, लेकिन आयरन का कंपाउंड प्रीफर करने से क्या होता है, जब आप उसको फेंकते हो, जब आप उसको यूज करने के बाद रिटायर्ड करते हो, तो फिर वो जहां जाता है वहां पोल्यूशन काउज करता है। और अगर आयरन का नहीं होगा तो फिर उड़ उड़ का होगा, तो बाद में वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है तो वो डिग्रेड हो सकता है। ऐसे ही फिनोल के कंपाउंड, ऐसे ही ग्लास, ग्लास बहुत ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है, इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज हैं, कोई ग्लास टूट गया तो उसको जो है उसका अल्टरनेटिव, उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, कि कैसे उसको रिसाइकल किया जा सके। जैसे मान लो कि ये खिड़कियों में लगा हुआ है कांच, मान लो ये खिड़कियों का कांच कल फूट गया, तो ऐसा नहीं है कि हम उठा के उधर खेत में ले जाके फेंक दें, नहीं, इस कांच को रखें, वो टीम आएगी खरीद के ले जाएगी मेरे से, और वो फिर उसको फैक्ट्री में देगी और वो कोशिश करेगी कि इस क्लास को कैसे फिर जोड़ा जा सके। अगर नहीं जोड़ा जा सके तो एक बड़े से शीशे को टूटने के बाद उससे हम छोटा सा शीशा फिर कैसे बना सके। ये सब चीजें फैक्ट्री को स्टार्ट करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीजें होगी ठीक। ठीक है, तो ऐसे ये ग्लास हो गया, बीएससी के बारे में मैंने बता ही दिया। लेड हो गया, लेड का कंपाउंड भी बड़ा खतरनाक होता है। टीन,
ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होते हैं ना, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज में क्या होता है मुझे एक बताओ, या तो प्लास्टिक होता है, या तो लेड होता है, या तो मरकरी होता है, या तो टीन होता है, या तो आयरन कंपाउंड होता है, यही तो होता है। सब तो खतरनाक ही है, सब तो पूरा का पूरा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वेस्टेज को कभी भी इधर उधर ना फेंकना चाहिए, खतरनाक पॉल्यूशन कॉज करता है। जमा करके रखिए, कचरा वाला आता है उसको बेचिए, क्योंकि वो जाता है उधर ही बेचने के लिए फैक्ट्री में ही, तो फैक्ट्री वाले उसको रिसाइकल करवा देंगे। ठीक है। देन सृष्टि कैमरा बंद कर लो। देन दो टाइप के और पोल्यूटेंट है। अब देखो मैं पोल्यूटेंट के कई सारे कैटेगरी बता रहा हूँ, ये किस बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मैंने इस बेसिस पर बताया कि वो हमारे बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा डिग्रेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं तो बायोडिग्रेडेबल, और नहीं हो सकते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन अब मैं बता रहा हूँ अगेन दो टाइप का पोल्यूटेंट, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि अपना ये पोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ काफी 1-1.5 महीना हो गया। ठीक है, ठंडी में स्टार्ट किया, तब गर्मी आ गई, घनघोर गर्मी है बिल्कुल। ठीक है, तो रिकैप कराना जरूरी है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होता है जो जो पोल्यूटेंट जहां से निकल रहा है, पोल्यूटेंट जहां से निकल रहा है वो डायरेक्टली नेचर में आ जाए निकल के। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने 4 व्हीलर लिया, ठीक है, जो भी कंपनी की गाड़ी है, ज्यादा महंगा गाड़ी होगी तो कम पोल्यूटेंट निकलेगा, सस्ता गाड़ी होगा तो दिन भर धुआं निकालते रहोगे। ठीक है, ज्यादा पोल्यूटेंट निकलेगा। तो उस धुएं में क्या होता है, उस स्मोक में क्या होता है, उसमें बहुत सारा हार्मफुल गैसेस होता है। आपको अंदाजा नहीं है कितना हार्मफुल गैसेस, और हार्मफुल गैसेस ही नहीं होता केवल, खतरनाक इनऑर्गेनिक मेटल भी होते हैं उसमें। जैसे SO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, NO, लेड, CO2, वाटर वेपर भी होते हैं लिटिल अमाउंट में। ये सब चीजें कहां से निकल रही है? साइलेंसर से निकल रही है, और ये साइलेंसर से निकल के डायरेक्ट नेचर में आ रही है। और साइलेंसर में कहां से? साइलेंसर जुड़ा हुआ है इंजन के पास से, इंजन में फ्यूल बर्न हो रहा है और उससे ही धुआं निकल रहा है, और ये धुआं डायरेक्ट आ रहा है नेचर में, और फिर ये नेचर में खतरनाक तरीके से पॉल्यूशन काउज करा रहा है। सो दीज आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट, सो दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट। ऐसे ही और बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं, जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है सभी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बोलो क्यों? वो सब डायरेक्ट नेचर में फेंके जाते हैं, हमारे द्वारा फेंके जाते हैं, वो सब के सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अच्छा, और बताओ, मैं जैसे आपको DDT के बारे में बताता हूँ। DDT क्या करते हैं हम लोग? DDT को अगर स्प्रे करना है कहीं पे एज ए पेस्टिसाइड, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं कि कीड़ा मर जाएगा, मकोड़ा मर जाएगा, मगर वो तो मर गया, मगर वो पॉल्यूशन काउज करता है, आपको पता भी नहीं है। तो DDT स्प्रे से आपने क्या किया? डायरेक्टली नेचर में छोड़ा। ऐसे ही चिमनी से दो मेजर गैसेस निकलता है धुएं में, एक NO2 और एक SO2। ठीक है, और ये NO2 और SO2 चिमनी के धुएं से डायरेक्ट निकल के एटमॉस्फेयर में आ रहा है और पोल्यूशन काउज करा रहा है। सो दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट। घने सारे एग्जांपल बन सकते हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं, प्राइमरी पोल्यूटेंट मेन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ज्यादातर मेन मेड है, लेकिन कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट नेचुरल भी होता है। सृष्टि, मेरा लैग नहीं कर रहा है, तुम्हारा नेटवर्क खराब है। अगर मेरा लैग करता तो और बच्चे भी कहते। विवेक, लैग कर रहा है क्या? नो सर। तो सृष्टि, तुम्हारा नेटवर्क खराब है, एक बार चेक कर लेना। हाँ, तो ये हो गए क्या सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट। नाउ नेक्स्ट इस आपको मैं बताऊं, जितने भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है जब वो नेचर में आते हैं तो सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन शो करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। और आपको पता है इत्तेफाक से वो लोग आपस में रिएक्ट करके एक नया टाइप का सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं, मतलब एक नया पोल्यूटेंट बनाते हैं जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। दैट मीन्स प्राइमरी पोल्यूटेंट आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द नेचर बाय द सोर्स, जहां से भी वो आया है, बट सेकेंडरी पोल्यूटेंट do not directly reach into the nature or environment. Actually these pollutants are formed in environment by the reaction of primary pollutant. जब प्राइमरी पोल्यूटेंट का हिस्सा नेचर में आए तो वो लोग आपस में रिएक्शन कर करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाए। एंड this reaction where two or more than two primary pollutant reacts to form the secondary pollutant, this reaction is called as synergic reaction, and this phenomena is called as synergism. तो सिनर्जिज्म क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट नेचर में आके
रिएक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक पॉल्यूशन, सिनर्जिक रिएक्शन, और इससे बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके कार के धुएं से निकला था हाइड्रोकार्बन जो कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, फिर आपके कार के धुएं से निकला था NO जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये लोग नेचर में आने के बाद आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और ये लोग नेचर में आकर आपस में रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि धुएं में जो हाइड्रोकार्बन होता है और ये NO होता है, ये सब रिएक्ट करके एक खतरनाक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है पर एसिटाइल नाइट्रेट, पान। इसके अलावा ओजोन, इसके अलावा एक्रोलीन, इसके अलावा NO2। अब NO2 का दो बात हो गया। NO2 को मैंने अभी प्राइमरी पोल्यूटेंट में भी बताया था, जो धुएं से डायरेक्टली भी निकलता है, और उसके बाद NO और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन से भी NO2 बना। तो आप बोलोगे सर हम उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट माने या सेकेंडरी पोल्यूटेंट माने, क्या माने? अगर कुछ नहीं बोला गया है, अगर कुछ नहीं बोला गया है, NO इज प्राइमरी, NO2 इज प्राइमरी पोल्यूटेंट। अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया गया, ऑप्शन में लिख के दे दिया गया कि NO2 फॉर्म्ड by the reaction of NO and hydrocarbon, then secondary reaction, then secondary pollutant, otherwise primary pollutant। जब कुछ नहीं बोला गया तो प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन दिया गया कि NO2 हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, बहुत, हाँ दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नेचुरली NO2 क्या हो सकता है, मतलब कि मेजोरिटी तौर पर NO2 क्या हो सकता है, तो मेजोरिटी तौर पर NO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये जो आपको आपके सामने सारे कंपाउंड बन रहे हैं, पान बन रहा है, ओजोन बन रहा है, एक्रोलीन बन रहा है, NO2 बन रहा है, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो इन दोनों प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बना है। और बच्चों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट से ज्यादा खतरनाक होता है। और सुन लो, और सुन लो, इसलिए बढ़िया है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट भी नेचर में ना छोड़ो, क्योंकि वो तो खुद तबाही मचाएगा इससे ही, दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट और बनाएगा अलग से। तो ये बढ़िया है कि आप पोल्यूशन का पोल्यूटेंट को नेचर में रिलीज ही मत करो, उससे तो बढ़िया ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा सेकेंडरी पोल्यूटेंट के और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्या बोला था, NO2 और SO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, चिमनी के धुएं में। ये सब निकल के जब वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कैसे बता रहा हूँ। वाटर वेपर का मतलब क्या, जो कुहासा होता है ठंडियों में, फॉग। तो होता क्या है कि जो ये फॉग है, देखो फॉग और स्मॉग में अंतर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉग जो होता है वो होता है, आपको मान लो कि दिसंबर का कुहासा जो होता है, ठीक है। और जो जनवरी फरवरी में होता है, जनवरी में खास करके, वो होता है धुंध कोहरा जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉग। और पता है स्मॉग में केवल पानी नहीं होता है, उसमें ना एक्चुअली उसमें जो है स्मोक और फॉग दोनों मिल जाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये फॉग वाटर वेपर कहाँ से आया ठंडियों में। तो ये वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जो हमारा नेचर ऊपर से कंडेंसेशन हुआ, उससे गिरा, और उसके बाद जो है वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में रह गया। तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, टेम्परेचर प्रभावित हुआ और मॉइस्चर प्रभावित हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इससे क्या हुआ, टेम्परेचर घटा तो हमारे एटमॉस्फेयर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को थोड़ा प्रभाव पड़ा, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। और इसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म अगर एटमॉस्फेयर का मर उड़ गया तो फिर वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो इस तरीके से फॉग जो है, फॉग मतलब क्या, वाटर वेपर एक तरीके से बोलो, वो जो है एक प्रकार का प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो नेचर में डायरेक्टली आया है ऊपर से गिर के, ठीक है। और अगर उस फॉग के साथ, उस वाटर वेपर के साथ अगर चिमनी का धुआं, दो गैस स्पेसिफिकली रिएक्ट करे, NO2 SO2, तो पता है क्या बनता है, उसी से बनता है एसिड रेन। इसके बारे में आगे भी चर्चा करूंगा। और एसिड रेन में दो चीज, H2SO4 और HNO3, और ये दोनों बहुत खतरनाक एसिड है, और इसका होता है रेन। तो मुझे बताओ एसिड रेन में जो दोनों कंपोनेंट है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? आंसर इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर और चिमनी के धुएं से बना है, और चिमनी का धुआं खुद भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है और वाटर वेपर खुद भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये तो हुआ एसिड रेन की। फिर मैं अभी आपको बता रहा था कि जो स्मोक है, स्मोक ये कई सारी चीजों से निकलता है, चिमनी से भी निकलता है, गाड़ी से भी निकलता है, आप सुट्टा मारते हो दिन रात उससे भी निकलता है। तो ये स्मोक कहीं से भी आ सकता है। और फॉग फिर वही ठंडियों में वाटर पार्टिकल इन एयर, अगर ये दोनों रिएक्ट कर जाए तो स्मॉग बनता है। और ये स्मॉग जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और इसी को बोलते हैं कोहरा, धुंध कोहरा। फॉग तो क्या था, कुहासा,
जो दिसंबर के या जनवरी के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद जनवरी का सेकंड थर्ड वीक से लेके पूरी फरवरी तक जो रहता है वो स्मॉग है। उसमें केवल वाटर वेपर नहीं है, उसमें स्मॉग और फॉग मिला हुआ है, तब बना है स्मॉग। बोलो, तो ये तो क्या हो गया आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ओजोन है, ओजोन O3, ये ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, लेकिन ओजोन हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। पहले इस बात को समझिए कैसे। मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ये पूरा अर्थ है, ये अर्थ सरफेस, और हम लोग अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं। अर्थ सरफेस से आप ऊपर की तरफ 16 किलोमीटर दूर तक जाओ, तो ये अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर तक जो एरिया है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और फिर उस 16 किलोमीटर से और ऊपर जाते जाओ, टोटल 50 किलोमीटर तक पहुंच जाना, यानी कि 16वें किलोमीटर से लेकर 50वें किलोमीटर तक ऊपर एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और पता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का एक लेयर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं ओजोन अम्ब्रेला, प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक लेयर बना हुआ है। वो यूजफुल ओजोन है, हार्मफुल नहीं है, वो यूजफुल ओजोन है। और वो वहां है, वहां हम रहते थोड़ी है, वो वहां है, तो वो यूजफुल कैसे है? वो ओजोन सनलाइट से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन को हमारे अर्थ पे आने से रोकता है। ये बात हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन आजकल उस ओजोन लेयर का डिप्लीशन स्टार्ट हो गया है हम लोगों के कुकर्मों की वजह से। कैसे, इसका चर्चा हम करेंगे आगे, ओजोन डिप्लीशन। तो बेसिकली बात ये है कि ओजोन अगर बोला जाए तो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में वो तो यूजफुल है, वो पोल्यूटेंट नहीं है। मगर जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है, और ये ट्रोपोस्फेयर में ओजोन नहीं होना चाहिए, तो आया कहां से? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, बना प्राइमरी पोल्यूटेंट से। कार से धुआं निकला, हाइड्रोकार्बन था उसमें, कार से धुआं निकला, उसमें NO था, वो दोनों रिएक्ट किया, तो उससे जो बना ओजोन, ये कार हमारा ट्रोपोस्फेयर में चल रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ना, हमारे धरती के सरफेस पे चल रहा है ना, तो यहीं पे ओजोन बना। और पता है ये ओजोन हमारे लिए खतरनाक है। हमारे कांटेक्ट में अगर ओजोन आ गया तो खतरनाक है। आई से रिलेटेड डिसऑर्डर कराता है, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर कराता है, खतरनाक खतरनाक डिसऑर्डर कराता है, आपको पता भी नहीं। ऑक्सीडाइज कर देता है चीजों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भी, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बर्न कर देता है। ठीक है, तो ये ओजोन ट्रोपोस्फेयर में खतरनाक है। ट्रोपोस्फेयर में कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया। तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में खतरनाक नहीं है, यही बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर एट लास्ट मैंने आपको दिन बताया था क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। और अच्छा देखो, अभी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिया ना, और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बता दिया। अब बता रहा हूँ क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। समझना ध्यान से। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि कुछ पोल्यूटेंट ना क्वालिटी वाले पोल्यूटेंट होते होंगे, क्वालिटी वाले पोल्यूटेंट मतलब क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाले, और क्वांटिटेटिव का मतलब तो बच्चा सही निकाल लेता है, ये पोल्यूटेंट ज्यादा होता होगा। ये भी सही नहीं है और वो भी सही नहीं है, दोनों ही गलत मीनिंग निकालते हैं बच्चे। समझिए ध्यान से, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब होता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं। शरारती होना गलत बात नहीं है, ठीक है, शरारती है तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। शरारती और उदंड में अंतर होता है। बच्चों को शरारती होना ही चाहिए, बच्चे एक्टिव होने चाहिए, शरारती होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा डल है, बैठे हैं इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बच्चा। कुछ बच्चे उदंड होते हैं, बेवजह एक्टिवनेस दिखा रहे होते हैं, तो वो शरारती नहीं है, वो एक्चुअल में उदंड है। ठीक है, तो जो उदंड बच्चे हैं, वो एक उदंड बच्चा भी पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, पूरी क्लास को में पॉल्यूशन फैला सकता है। एंड दैट वन सिंगल स्टूडेंट इज क्वालिटेटिव स्टूडेंट। वो उदंड बच्चे की ये क्वालिटी है कि वो अकेले पूरे क्लास को प्रभावित कर सकता है। हमारे यहाँ भी है एक दो बच्चे ऐसे, वो पूरी क्लास को अकेले प्रभावित कर सकता है, पूरी क्लास परेशान है उससे। लेकिन हम लोग शरारती हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग शांत रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी बातें करते हैं, हम लोग भी एक दूसरे के मजे लेते हैं, लेकिन इन लिमिटेड अमाउंट, इन लिमिटेड वे, जैसे कि बस रिफ्रेशमेंट हो, ये नहीं कि वो हमारा आदत बन जाए। तो अगर हाँ ये है कि अगर ऐसे शरारती बच्चे, सारे क्लास में बच्चे शरारती हो गए, एक आध भी सीरियस बच्चा ना रहा, तो फिर दिक्कतें हो सकती है। और फिर शरारती भी अगर ज्यादा शरारत करने लगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो शरारती बच्चे इज द पार्ट ऑफ अ गुड क्लासरूम। क्योंकि जब तक शरारती बच्चे नहीं होते हैं तो टीचर को भी कई बार पढ़ाने में मन नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं टीचर।
दूसरे स्टूडेंट को भी मजा नहीं आता है। तो शरारती बच्चे इज द पार्ट ऑफ अ गुड क्लासरूम, बट उदंड बच्चे इज नॉट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ क्लासरूम। उदंड बच्चे उस क्लासरूम का पार्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव, अच्छा तो उदंड बच्चे शरारती बच्चे ज्यादा होंगे तब नुकसान है, और शरारती बनती हमेशा करेंगे तब नुकसान है। लेकिन उदंड बच्चे एक भी हो तो खतरनाक है। और वो उदंड बच्चे एक एक्टिविटी भी कर देगा तो पूरा क्लास परेशान हो जाएगा उससे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट है जो नेचर का पार्ट ही है ऑलरेडी। CO2 नेचर का पार्ट है, लेकिन CO2 का कंसेंट्रेशन आज बढ़ रहा है तो खतरनाक है। NO2 नेचर का पार्ट है, कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो खतरनाक है। और हम ही बढ़ा रहे हैं कंसेंट्रेशन, कैसे बढ़ा रहे हैं आपको पता है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ेगी तो खतरनाक है, अदरवाइज इट इज द पार्ट ऑफ नेचर एंड दीज आर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट थोड़ा सा भी नेचर में आया ना भाई साहब तबाही मचा देगा, और ऐसा तबाही मचाएगा कि ऐसी तैसी करके रख देगा। और ये बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं। तो दीज आर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। एग्जांपल आपके सामने है। मैंने कहा ना इधर वाले बायोडिग्रेडेबल, इधर वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां तक सारी चीजों को एक बार पढ़ लो, देन अगले मीटिंग में मैं चीजों को आपका डाउट भी ले लूंगा और चीजों को क्या करूंगा, समेट दूंगा। ठीक है, अभी 15 मिनट क्लास और ले लेंगे, 15 मिनट। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं अगली क्लास, अगली मीटिंग में।